Hello everyone, this is Adhishtan Academy Schools YouTube channel, and in this video we are presenting you 9th class NCERT, and this NCERT is of economic subject, and in this particular video we are dealing with the chapter first that is the story of village Palampur। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या कर रखा है, एक विलेज का स्टोरी दे रखा है, एक विलेज का कहानी दे रखा है। दैट विलेज नेम इज पालमपुर, एंड इस विलेज की कहानी से आपको कुछ इकोनॉमिक्स के कोर कंसेप्ट समझाने की कोशिश करिए। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिस स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, राइट। तो पालमपुर के बारे में पहले हम कुछ जान लेते हैं। देखिए पालमपुर एक गांव है जो कि बहुत ही डेवलप्ड है, ठीक है, वेल कनेक्टेड है, डेवलप्ड विलेज है, राइट। प्लस इसके अंदर आप देख रहे हैं वेल कनेक्टेड है, मीन्स रायगंज इज ए बिग विलेज एंड इट इज कनेक्टेड टू दिस वन, ठीक है। विलेज पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। प्लस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दे आर दिस विलेज पालमपुर इज ए मॉडर्न विलेज, राइट, इन विच ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, ठीक है। देखते हैं थोड़ा अपन। पालमपुर इज ए वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। इट मीन्स दैट कि पालमपुर इज नॉट आइसोलेटेड विलेज, ठीक है, ये वेल कनेक्टेड है अलग अलग टाउन से, अलग अलग विलेजेस से, राइट। रायगंज अ बिग विलेज इज ओनली 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द पालमपुर, मतलब पालमपुर इज लोकेटेड इन अ वेरी गुड लोकेशन, एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू द रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स लाइक शाहपुर। तो टाउन से भी कनेक्टेड है एज वेल एज विलेज से भी कनेक्ट है। इस ऐसे कुछ हम एक विलेज की कहानी पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर कहानी पढ़कर हमारा बेसिक जो पर्पस होगा इसके अंदर इकोनॉमिक्स के कुछ कोर कंसेप्ट समझने का होगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। देखिए विलेज पालमपुर के अंदर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स भी हैं लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्शन करते हैं तो उनके पास रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स नहीं है। तो ये ब्लक कार्ट्स, ट्रैक्टर्स, ये भी इनके पास हैं, ठीक है। और ये सब क्या है, वेल कनेक्टेड है मार्केट से, राइट। फिर हम देखते हैं मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लक कार्स, टोंगास, buggies loaded with the jaggeries and other commodity to motor vehicles like motorcycle jeeps, means transport facilities are provided, well connected road is there, this village is connected to the different towns, different markets, different big villages. This village is connected to this one, so there is no problem like connectivity, right. Next important thing is that in this village there is highly inequality in the system. इनइक्वालिटी है मतलब आप ये इससे ये समझ सकते हैं। देखिए कोई भी सोसाइटी होती है दैट इज़ नॉट इक्वल सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर कुछ लोग होते हैं रिच पर्सन्स, ठीक है, कुछ होते हैं पुअर पर्सन्स। रिच पर्सन्स कौन से होते हैं? रिच पर्सन्स वो पर्सन्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज है। दे हैव कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइक मनी, लाइक कैपिटल। इनके पास इन सब चीज़ों का क्या है, इन सब चीज़ों का क्या है, एक तरह से कंट्रोल है। ओनरशिप एंड कंट्रोल आर इन द हैंड ऑफ दीज पीपुल्स, ठीक है। सो दिस आर नोन एज रिच स्टेटा ऑफ द सोसाइटी। तो कोई भी सोसाइटी उसके अंदर होता है रिच स्टेटा एंड पुअर स्टेटा। और पुअर जो होते हैं आप देखेंगे ज़्यादातर मासेस के अंदर होते हैं, और रिच जो होते हैं वो कम नंबर में होते हैं, बट दे आर हैविंग द मोर रिसोर्सेज विद देम। इसी तरह से कुछ पालमपुर की भी कहानी है। इस पालमपुर में इनइक्वलिटी इज देयर। अगर हम पालमपुर के अंदर देखें तो दे आर 450 फैमिलीज लिविंग इन द पालमपुर, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस पालमपुर के अंदर देखिए, जैसे ये अगर आप चार्ट देखेंगे, इस चार्ट के अंदर, ये स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड में देखेंगे तो एक पर्सन है, ये क्या है, इसके पास इतने रिसोर्सेज हैं जो मिलाकर इन सारे पर्सन से मिलाकर भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इट मीन्स दैट इनइक्वलिटी प्रिवेल्स इन द सिस्टम। इनइक्वलिटी का मतलब यही होता है कि कुछ एक पर्सन के पास हैंडफुल ऑफ द पर्सन्स आर हैविंग मोर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, मोर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। इसी तरह से पालमपुर का भी कुछ कहानी है। ये सारी कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ एक आपका बेसिक कंसेप्ट बनाएगा जिससे कि आप विलेज की इकोनॉमी को समझ पाएंगे, राइट। चलिए देखिए इसके अंदर 450 फैमिलीज हैं, जिसमें 80 जो है वो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, जिनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड जो है, मान लीजिए 100 लैंड है विलेज के पास, तो उसके अंदर से मेजोरिटी ऑफ लैंड 80% लैंड क्या है, इन 80% के पास है, ऐसे मानकर चलते हैं अपन, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ लैंड आर इन द हैंड ऑफ 80 अपर कास्ट फैमिलीज, ठीक है। अब इनके हाउसेज भी बहुत बड़े बड़े हैं, सीमेंट से बने हुए। वहीं इसके अलावा 1/3 जो पॉपुलेशन है, 1/3 पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज, मतलब 450 का अगर हम 1/3 देखें, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 150 जो फैमिलीज हैं दे आर ऑफ द दलित फैमिलीज। ये दलित फैमिलीज हैं,
मतलब ये क्या है, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल कास्ट के पर्सन हैं और इनके पास क्या है, इनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है। इवन देयर हाउसेज आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। जबकि जो अपर फैमिली, अपर कास्ट फैमिलीज हैं, दे आर द रिच स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट 80% आर हैविंग द रिच स्टेटस एंड 150 फैमिलीज आर वेरी पुअर फैमिलीज। समझ में आया? तो हम देखते हैं कि इस तरह से इस विलेज का कुछ डेमोग्राफी डिफाइन की गई है कि किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। आगे चलते हैं, चलिए। ये विलेज जैसे कि मैंने आपको बताया था वेल डेवलप्ड विलेज है, तो मैनी स्कूल्स आर देयर, बहुत सारे स्कूल्स हैं इसके अंदर। आई थिंक 2 प्राइमरी स्कूल्स आर देयर एंड 1 हॉस्पिटल इज देयर। इस तरह से इसमें दे रखा है, एक हॉस्पिटल भी है और ये भी है, मतलब सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रखा है इस विलेज का। तो स्टूडेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट करे किस फील्ड के अंदर? स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे सिटीजन्स को, ठीक है, जो पुअर पर्सनस हैं उनको क्या करें, उनको डेवलप करें। तो दिस डेवलपमेंट इज नोन एज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। दिस डेवलपमेंट इज नोन एज व्हाट? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वेन एवर देयर आर द पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, मीन्स दैट विलेज इज हैविंग द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, ट्यूबवेल्स इज देयर, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। बहुत स्मॉल बिजनेसेस के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्यूबवेल्स को यूज़ किया जाता है। पालमपुर के पास 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल, टू प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। देयर इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर आल्सो दैट इज रन बाय द गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन दिस वन। पब्लिक सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सिटीजन्स को, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि पालमपुर विलेज जो है एक वेल डेवलप्ड, वेल कनेक्टेड, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलप्ड विलेज है, जो कि हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ये हमारी इस विलेज की हम स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइवेट डिस्पेंसरीज भी है, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट प्राइमरी सेंटर्स, प्राइवेट डिस्पेंसरीज इज ऑल्सो देयर वेयर सिक पीपल कैन बी ट्रीटेड, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, एक हाई स्कूल है। तो काफ़ी अच्छा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रखा है हमारे इस विलेज का, जिसका नाम है पालमपुर। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि हैज़ फेयरली वेल कनेक्टेड, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ केयर। तो इस कहानी के, इस विलेज की कुछ कहानी के बारे में हम समझेंगे, इससे हम कुछ कंसेप्ट समझेंगे इकोनॉमिक्स के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पहला कंसेप्ट जो हम इकोनॉमिक्स का समझ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि किसी भी जगह पे प्रोडक्शन करते वक्त, जैसे मान लो आप पालमपुर के अंदर प्रोडक्शन करेंगे, या फिर आप इंडिया के कोई भी कॉर्नर में प्रोड्यूस करेंगे, या फिर इंडिया तो छोड़िए, आप मान लीजिए अमेरिका में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यू नीड 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स होंगे, 4 फैक्टर्स होंगे दैट विल डिफाइन योर प्रोडक्शन। क्या क्या होते हैं? लैंड, कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए लैंड तो चाहिए, दैट इज लैंड। सेकेंड, लैंड के ऊपर कुछ काम करने वाले, लेबर। लेबर के बाद मशीन्स जो होती हैं, जैसे कैपिटल, उसको कैपिटल बोलते हैं। जैसे दिस ट्रैक्टर इज ए मशीन दैट इज यूज्ड बाय दिस लेबर ऑन ए लैंड, ठीक है। और इसके अंदर कुछ दिमाग भी यूज होगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो दिस 4 फैक्टर्स आर देयर टू डिफाइन व्हाट? टू डिफाइन द प्रोडक्शन। तो हम ये समझें कि कोई भी प्रोडक्शन के लिए, एनी प्रोडक्शन, फॉर एनी प्रोडक्शन वी नीड्स 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्शन को, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन, जहां पर आप प्रोड्यूस करोगे। बिना लैंड के कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर आपके पास कम लैंड है तो कम प्रोडक्शन होगा, मतलब इट इज डिफाइनिंग फैक्टर। मतलब क्या होता है? जो डिफाइन करे कि भाई लैंड है तो अगर जितना आपके पास ओनरशिप होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, राइट। लेबर, लेबर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, तो लेबर पे भी डिपेंड कर गया क्या? प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही तो है, तो लेबर पे भी डिपेंड कर गया है प्रोडक्शन। कैपिटल मतलब जितनी ज़्यादा मशीनरी होगी आपकी उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन होगा। एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब स्किल्स, जो स्किल्स अगर आपके पास हैं तो प्रोडक्शन उतना अच्छा होगा। तो हम क्या समझे स्टूडेंट्स? हम ये समझे कि प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन दिस 4 फैक्टर: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से है वो डिफाइन करेगा कि किस तरह का प्रोडक्शन होगा। चाहे ये प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, चाहे अमेरिका में हो रहा है, चाहे पाकिस्तान में हो रहा है, ये 4 फैक्टर्स आर देयर टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम इनके बारे में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके बारे में हम समझेंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल के बारे में थोड़ा हम इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दिस आर द कोर कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स कि फॉर एनी प्रोडक्शन देयर आर 4 फैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। लैंड का मतलब क्या हुआ? लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये पहला रिक्वायरमेंट है लैंड। अगर लैंड ही नहीं होगा और नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप प्रोडक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते। सोच तो सकते हैं पर प्रोडक्शन होगा नहीं, राइट? तो सेकेंड रिक्वायरमेंट जो होगा वो होगा लेबर, मतलब दैट इज द पीपल हु विल वर्क, हु विल डू द वर्क। जैसे मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है आपके पास, बट आपके पास लेबर नहीं है, देन ऑल्सो द प्रोडक्शन कैन नॉट हैपन। तो वी रिक्वायर्ड व्हाट? वी रिक्वायर्ड लेबर। हमको लेबर फोर्स चाहिए जिससे कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो सके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज लेबर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के लेबर्स हो सकते हैं। देखिए, एक तो है स्किल्ड लेबर, एक तो स्किल्ड लेबर होगा जिसके पास कुछ नॉलेज है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मान लीजिए किसी के पास टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग का मतलब किसी के पास कोई इंडस्ट्री में वर्क करने की स्किल है, ठीक है, किसी के पास आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क करने की स्किल्स हैं, मतलब दिस आर हैविंग अ पर्टिकुलर स्किल्स। दिस लेबर्स, स्किल्ड लेबर्स आर हैविंग द पर्टिकुलर स्किल्स। वहीं अनस्किल्ड लेबर्स जो हैं वो तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसमें स्किल की ज़रूरत नहीं है। अनस्किल्ड लेबर्स जैसे कि हम देखते हैं लेबर क्लास जो होती है हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर क्लास, वो जनरली अनस्किल्ड ही होती है। तो हम क्या समझे? लेबर जो होता है वो स्किल्ड लेबर एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर, ये दोनों लेबर्स क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी लैंड के ऊपर प्रोडक्शन करने के लिए। तो हम सबसे पहला फर्स्ट हम समझे लैंड इज देयर, सेकेंड वन इज लेबर, एंड लेबर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स: स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर्स आर दोज लेबर्स जिनके पास कुछ स्किल्स हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्किल्स हो गई, आईटी स्किल्स हो गई, या किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने की टेक्निकल स्किल्स हो गई। तो दिस आर नोन एज व्हाट? दिस आर नोन एज स्किल्ड लेबर। वेल अनस्किल्ड लेबर्स आर जस्ट अ लेबर हैविंग नो स्किल्स, ठीक है, वो कहीं पर भी उसको काम करना हो, जैसे मजदूरी का काम कर लिया है, मजदूरी काम में कोई स्किल्स नहीं है, ठीक है, कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, तो उसके अंदर लेबर फोर्स की तरह काम कर लिया, तो दिस इज नोन एज व्हाट? अनस्किल्ड लेबर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट हम 2 फैक्टर पढ़ चुके हैं, लैंड एंड सेकंड इज लेबर। अब देखिए ये सारी चीज़ जो है ना आपके विलेज पालमपुर के अंदर काम आने वाली है, एक आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर बन रहा है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आपकी मशीनरी जो होगा वो फिजिकल कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। मशीनरी का मतलब क्या है? जैसे ये प्लांट है, ये एक स्टील का प्रोडक्शन करने का प्लांट है, जैसे स्टील्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसके अंदर ये जो भी मशीनरीज लगी हुई हैं, ये जो भी आप ये मशीनरीज देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे रोलिंग मिल लग रही है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ है, तो ये मशीन जो है ना, दिस आर टूल्स एंड मशीन्स, और जिस बिल्डिंग के अंदर ये फिक्स्ड है, दिस आर फिक्स्ड। वाई दिस आर नोन एज फिक्स्ड? बिकॉज यहाँ पर क्या है, इनके कारण प्रोडक्शन हो रहा है, बट ये क्या है, ये फिक्स्ड कैपिटल इसलिए बोला गया है क्योंकि दिस आर द फिक्स्ड थिंग्स। ये एक प्लांट की मशीनरी है जो कि एक फिक्स्ड थिंग है कि इसके अंदर क्या होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इनका जरूर डेप्रिसिएशन हो रहा है, बट दिस आर नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। तो कोई भी कैपिटल होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा फिजिकल कैपिटल, एक तो फिक्स्ड कैपिटल है, एक वर्किंग कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल आर मशीनरीज, टूल्स, बिल्डिंग्स जो कि फिक्स्ड है, जिनका प्लेस फिक्स्ड है भाई, उसको क्या बोलेंगे अपन? फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल। अब देखो वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, ये देखो जैसे अपन ने देखा था स्टील बनाना है, स्टील बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए होगा? आयरन ओर। आपने पढ़ा होगा ये आयरन ओर हमको चाहिए होता है, तो दिस इज आयरन ओर, दिस इज द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है, इससे हम आयरन बनाएंगे, आयरन से फिर स्टील बनाएंगे, राइट। तो रॉ मटेरियल हमको जो चाहिए दैट इज नोन एज व्हाट? आयरन ओर। और दिस रॉ मटेरियल इज वर्किंग कैपिटल, बिकॉज ये रॉ मटेरियल क्या आ रहा है, ये फिक्स्ड नहीं है, आ रहा है और स्टील के अंदर प्रोड्यूस होके निकल रहा है, आ रहा है, फिर दूसरा आएगा हीप ऑफ द आयरन ओर, फिर वो आयरन के अंदर कन्वर्ट होगा, तो दिस इज व्हाट? दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल, अब देखिए इसको खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, मशीन्स को खरीदने के लिए, प्लस ऑपरेशन के फंक्शंस चलाने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री होगा उसको ऑपरेशन को चलाने के लिए कुछ मनी इन हैंड होना चाहिए, तो दैट इज आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल। डे टू डे काम के लिए, डे टू डे अफेयर्स को संभालने के लिए कुछ पैसा आपके हाथ में होना चाहिए, दैट इज नोन एज मनी इन हैंड इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो हमने देखा है कि देखिए किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए अभी हमने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट इज लैंड, ठीक है, सेकंड इज लेबर, लेबर के अंदर हमने पढ़ा है एक स्किल्ड लेबर होता है और एक अनस्किल्ड लेबर होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कैपिटल, और कैपिटल के अंदर भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, वन इज वर्किंग कैपिटल एंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल। अब इनके बीच में डिफरेंस अपन समझ गए। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, लाइक बिल्डिंग, बिल्डिंग खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, जो भी फिक्स्ड मशीनरीज है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। मनी इन हैंड मतलब डे टू डे वर्क के लिए जो मनी चाहिए होगा वो, जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस बिल्डिंग के अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी लग रही होगी, तो उसका बिल पे करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, राइट, तभी आपके पास, तो उस पैसे को जो मनी इन हैंड है उसको बोलते हैं अपन वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे अफेयर्स के लिए काम आता है, ठीक है। मान लो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए कोई मशीन खरीदनी है, कोई कैपिटल खरीदनी है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल खरीदनी है, तो भी आपके पास मनी इन हैंड होना चाहिए। तो मनी इन हैंड जो होगा दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, एंड रॉ मटेरियल इज आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल। Please try to understand the difference of these two. This is very very important. In the questions they will ask you what do you mean by the working capital and what do you mean by the fixed capital, right? And आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें वर्किंग कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है। डोंट वरी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर सेमिनार ऑल्सो, राइट। तो आप समझ गए हैं फिक्स्ड कैपिटल्स क्या होते हैं, जो कि फिक्स्ड हैं, जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, दिस आर द फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल जो होती है वो है रॉ मटेरियल एंड द मनी इन हैंड आर कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल, जो कि डे टू डे वर्क के अंदर काम आती है, वो कैपिटल को अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो आप लैंड समझ गए, लेबर समझ गए, एंड कैपिटल दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वर्किंग कैपिटल एंड योर फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो हमने देखा था कि प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए, एक तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंड नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं कि देखिए मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसके पास लैंड भी है, लेबर भी है और मशीन भी है, कैपिटल भी है, बट इस पर्सन के पास स्किल नहीं है कि इसको करना क्या है, कितना प्रोडक्शन करना है, किस वे के अंदर प्रोडक्शन करना है, लेबर से कैसे काम कराना है, लैंड को कैसे यूटिलाइज करना है, कैपिटल को कैसे यूटिलाइज करना है, तो प्रोडक्शन होगा क्या, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रोडक्शन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप या फिर स्किल इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो जब ये 4 फैक्टर कहीं मिल जाएंगे ना, स्किल, कैपिटल, लेबर एंड लैंड, तो प्रोडक्शन हो जाएगा। अभी कहीं पर भी मिल जाए, ये चाहे अमेरिका के अंदर मिल जाए, ये चाहे पाकिस्तान के अंदर मिल जाए, चाहे ये इंडिया के अंदर मिल जाए, तो आपका क्या है, आपका प्रोडक्शन हो जाएगा और आपकी इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए आप 9th क्लास में फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कि इफ़ यू वांट टू डू एनी प्रोडक्शन एनीवेयर यू नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर दैट कैन बी your skilled labor or unskilled labor, capital that can be fixed capital as well as working capital, as well as skill is the 4th factor of the production. स्किल का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, दिमाग होना चाहिए, दिमाग के कारण ही लैंड, लेबर, कैपिटल को आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, लैंड, लेबर। इधर ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, इधर ह्यूमन कैपिटल का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्स। तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए वापस हम हमारे विलेज की तरफ आ जाते हैं, बैक टू पालमपुर। पालमपुर के अंदर भी कुछ ज़मीन होगा, लैंड होगा, कुछ लेबर होगा, लेबर का हम देखेंगे कैसे क्लासिफिकेशन होगा उसके अंदर, पालमपुर के अंदर। लेबर के बाद कुछ कैपिटल होगा और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप होगा। तो हम देखते हैं कि पालमपुर विलेज और विलेज की इकोनॉमी के अंदर ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से काम करते हैं।
4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और हमको प्रोडक्शन ये किस तरह से डिपेंड होता है इन फैक्टर्स के ऊपर, ये हम इसके अंदर इस बेसिक चैप्टर के अंदर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 9th क्लास इकोनॉमी के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। पहली बार आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स 8th में आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, पहली बार यू आर इंटरेक्टिंग विद द इकोनॉमिक्स, और इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ आप समझ गए हैं कि कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए भाई हमको 4 चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी, 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इसको हम विलेज की स्टोरी से, पालमपुर की विलेज की स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखो, पालमपुर के अंदर देखते हैं किस तरह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स होता है लैंड, तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है अमॉन्ग द पीपल। उस पालमपुर के विलेज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसके अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लैंड, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो हम देखते हैं पालमपुर के विलेज के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वो पालमपुर के अंदर क्या कर रही है, फार्मिंग कर रही है। मतलब अगर पालमपुर के अंदर 100 लोग रहते हैं तो 75% जो है दैट बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चर और फार्मिंग, ठीक है। दे कुड बी फार्मर्स और द फार्म लेबर्स। अब इनका जो लाइवलीहुड है ना वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है मतलब ये लेबरर्स भी होते हैं, लेबरर्स भी हो सकते हैं, या फिर ये फार्मर्स भी हो सकते हैं, जो कि फार्मर्स क्या हैं, जो कि जो ओन करते हैं, लेबरर्स जो कि फार्मर्स की लैंड के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं, एक एज ए पेड लेबरर, ठीक है। तो दे कैन बी फार्मर्स एज वेल एज लेबरर्स, ठीक है। तो 75% है, मतलब 100 में से 75 जो लोग हैं, 100 में से 75 जो लोग हैं दैट बिलोंग्स टू द फार्मिंग, ठीक है। अब फार्मिंग अगर ठीक ठाक चलती रहेगी तो इनका लाइवलीहुड ठीक ठाक चलता रहेगा, दैट्स वाई। बट द थिंग इज दैट कि लैंड जो है ना वो फिक्स्ड है। पालमपुर विलेज के अंदर मान लीजिए कोई लैंड का टुकड़ा है, पालमपुर विलेज जो है उसका पूरा लैंड है वो फिक्स्ड है भाई। तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे इस फिक्स्ड लैंड के ऊपर हम कैसे प्रोडक्शन ज़्यादा करें, क्योंकि देखो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। अब आप बोल रहे हैं कि लैंड फिक्स्ड है, लैंड मान लीजिए इसके पास इतना ही लैंड है, अब इसके ऊपर प्रोडक्शन करना है तो किस तरह से हम प्रोडक्शन करेंगे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो देखिए बेसिक कंस्ट्रेंट इन द फार्मिंग प्रोडक्शन इज दैट कि लैंड इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड है भाई, लैंड बढ़ा नहीं सकते हम इसके, और सारी वेस्टलैंड जो है, वेस्ट लैंड जो थी उसको भी यूज़ कर लिया है। मतलब ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि सर लैंड फिक्स्ड है तो आप वेस्ट लैंड को यूज़ कर लीजिए, उसको क्या करो, उसको प्रोडक्टिव यूज़ के लिए करवा दीजिए, यूज़ कर सकते हैं अपन, बट वेस्ट लैंड को भी हमने यूज़ कर लिया है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड। कोई भी आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि दूसरे विलेज से हमने लैंड ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि लैंड फिक्स्ड है, इसके ऊपर हमको प्रोडक्शन करना है। तो जब लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी के अंदर लैंड फिक्स्ड हो जाती है कि भाई इतनी ही लैंड है, तो किस तरह से प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं उस पर्टिकुलर लैंड पे यूजिंग द फार्मिंग एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमको इसके अंदर समझ गए। व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि एक विलेज है पालमपुर, उसके अंदर लैंड फिक्स्ड है और 75 जो लोग हैं, 75% लोग हैं वो किसके अंदर काम कर रहे हैं, वो फार्मिंग के अंदर उनकी लाइवलीहुड है। आइदर दे आर द लेबरर्स और द फार्मर्स, लेबरर्स हैं या फिर फार्मर्स हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग लैंड के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे, पर लैंड क्या है, फिक्स है भाई, इससे ज़्यादा लैंड है नहीं इनके पास, ठीक है। तो इस लैंड पे ही प्रोडक्शन करना है। तो इस लैंड के ऊपर, फिक्स्ड लैंड के ऊपर किस तरह से प्रोडक्शन किया जाएगा ये आपको इसके अंदर बताने की कोशिश करी जा रही कि वेन एवर द वन ऑफ द फैक्टर दैट इज लैंड इज फिक्स्ड, देन हाउ यू आर इम्प्रूविंग, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर प्रोडक्शन, दैट इज द थिंग, राइट। तो इज देयर एनी वे, क्या कोई तरीका है वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, सेम लैंड से ग्रो कर सकते हैं मोर। तो हाँ, कुछ तरीके हैं जो कि विलेज पालमपुर ने ले रखा है, ठीक है। जैसे विलेज पालमपुर 3 टाइप्स की क्रॉप्स उगाता है एक ही लैंड पर। खरीफ क्रॉप भी उगाते हैं, राबी क्रॉप भी उगाते हैं, और इनके बीच में कुछ टाइम मिल जाता है तो कोई और सीजनल क्रॉप भी उगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से हम देख रहे हैं एक ही लैंड है, एक लैंड के ऊपर एक टाइम पर खरीफ क्रॉप उगाएंगे, फिर जब खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद राबी क्रॉप उगाएंगे, फिर राबी का हो जाएगा तो फिर खरीफ उगाएंगे। तो इसी तरह से क्या है, प्लस इनके बीच में कुछ शुगर केन जैसी क्रॉप्स भी क्या कर लेते हैं, ये कल्टीवेट करते हैं। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन के अंदर खरीफ क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, ये खरीफ क्रॉप उगाते हैं फार्मर्स। दिस प्लांट्स आर यूज बाय द कैटल जो होते हैं कि वो ये खा लेते हैं, कैटल मतलब मवेशियज जो होते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन द अक्टूबर एंड दिसंबर,
और फिर उसके बाद विंटर आ जाता है, विंटर के अंदर राबी क्रॉप उगाते हैं। तो देखो राबी क्रॉप जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, दिस आर व्हाट, दिस आर द राबी क्रॉप्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई एक ईयर के अंदर दिस आर डूइंग व्हाट, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। ये ऐसे नहीं कर रहे सिर्फ खारिफ ही उगाएंगे भाई, अगले साल देखी जाएगी, फिर नहीं, खारिफ भी उगा रहे हैं, राबी भी उगा रहे हैं, और फिर बीच में टाइम मिल जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच के अंदर पोटैटो भी उगा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द थिंग फ्रॉम विच दे कैन प्रोड्यूस मोर, क्योंकि देखो लैंड फिक्स्ड है, लैंड फिक्स्ड है, उससे प्रोडक्शन कैसे कर रहा है, मल्टी क्रॉपिंग इज द सिस्टम। मल्टी क्रॉपिंग, व्हेन यू आर डूइंग द मल्टी क्रॉपिंग, then you are doing what, you are using the optimum utilization of resources, you are doing optimum utilization of land. This is very important term, you can write this to enrich your answer कि optimum utilization हमको करना है land resources का, जिससे कि क्या हो, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि हमने आपको बताया था कि भाई देखो लैंड एक फिक्स्ड रिसोर्स होता है, पालमपुर के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, इतनी ही ज़मीन है जितनी उसके पास है, वो ना बढ़ा सकता है अपनी ज़मीन, ना वो कुछ और कर सकता है। तो ज़मीन, इसी ज़मीन के ऊपर उसको क्या करना है, खेती करना है। तो खेती करने का ये तरीका है, मल्टी क्रॉपिंग इज द वे। तो देखो, सो मल्टी क्रॉपिंग इज वन वे, एक तरीका है मल्टी क्रॉपिंग करने का। मल्टी क्रॉपिंग के लिए क्या क्या चाहिए होगा, देखो एक तो इरिगेशन टाइम पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इरिगेशन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मानसून। अगर इरिगेशन मानसून पे डिपेंडेंट होगा तो सिर्फ खारिफ क्रॉप उगेगी जो कि रेनी सीजन के अंदर उगती है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप विंटर के अंदर जो राबी क्रॉप उगा रहे थे वो नहीं उगा पाओगे, जो अक्टूबर से दिसंबर में पोटैटो उगा रहे थे वो नहीं उगा पाओगे। तो इसके लिए क्या है, इरिगेशन आपके पास होना चाहिए। अगर यू डू नॉट हैव द इरिगेशन, अगर पालमपुर के पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती, इरिगेशन मतलब पानी की सिंचाई करने की फैसिलिटीज़, जैसे कुआं हो गया, वेल हो गया, ठीक है, कोई नहर हो गई, कैनाल हो गया, अगर इरिगेशन ट्यूबवेल्स हो गए, अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती तो पालमपुर विलेज मल्टी क्रॉपिंग नहीं कर सकता था। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही आती है, पर्टिकुलरली एक कुछ मंथ्स के लिए आती है कि 2 मंथ्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो भी विलेज पालमपुर क्या करता, मल्टी क्रॉपिंग नहीं कर सकता। थर्ड इज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स का मतलब कि जिससे कि आप जब चाहें जब आपको पानी मिल जाए। तो क्या चाहिए होता है, एक क्रॉप को क्या चाहिए होता है, क्रॉप को उगने के लिए सीड्स चाहिए होते हैं, वो तो सीड्स तो आ ही जाएंगे आपके पास, ठीक है। फर्टिलाइजर्स चाहिए होता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पानी चाहिए होगा, तो इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी देयर। वी शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन द मानसून। अगर मानसून पे डिपेंड करेंगे तो सिर्फ खरीफ क्रॉप ही उगाएंगे। तो दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन, वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मल्टी क्रॉपिंग जो है उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल आपके पास होने चाहिए। ये सिस्टम होगा तो सीड, फर्टिलाइजर, दिस आर द इनपुट्स दैट आर प्रोवाइडेड, दैट कैन बी अरेंज्ड, ठीक है। बट अगर ये नहीं हुआ तो उस सीड्स का, इनका क्या करेंगे, ठीक है। तो लैंड अगर लिमिटेड है तो मल्टी क्रॉपिंग इज़ द वे आउट, जिससे कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। मल्टी क्रॉपिंग से आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। अभी हम लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, और क्या कर सकते हैं, अगर लैंड फिक्स्ड है तो अपन क्या कर सकते हैं, मॉडर्न फार्मिंग कर सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब क्या है कि सिंपल फार्मिंग जो है उसके अंदर तो आप सिंपल सीड्स यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सीड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इनपुट्स के बारे में आ रहे हैं। एक तो हम ये समझ गए कि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, ट्यूबवेल्स होने चाहिए, हमारे पास ट्यूबवेल्स होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास होना चाहिए। तो हम मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, और मल्टी क्रॉपिंग इज़ द वे आउट, ठीक है। अब मान लीजिए आपने मल्टी क्रॉपिंग करा तो उसके बाद भी आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मल्टी क्रॉपिंग के अंदर जो आप सीड्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, उसको एडवांस सीड्स और एडवांस फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। एडवांस सीड्स को बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। तो एक तो ये हो गया कि आपने मान लो 3 क्रॉप्स उगाई, एक जगह है पालमपुर विलेज, उसकी लैंड पे आपने 3 क्रॉप्स उगाई। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक तो आप एक ही क्रॉप उगा रहे थे, एक आप 3 क्रॉप्स उगाने लग गए। बट इन 3 क्रॉप्स को उगाने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, आपके पास ट्यूबवेल्स होने चाहिए, आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका यह है कि ये जो क्रॉप्स उगा रहे हैं इनके द्वारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। तो नॉर्मल सीड्स से तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो नॉर्मल सीड्स की जगह हम क्या करें, हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के साथ साथ हम क्या करें, फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स यूज़ करें।
तो दिस इज द थिंग, मॉडर्न फार्मिंग का मतलब क्या है? मॉडर्न फार्मिंग का मतलब यहाँ पर हाई यील्ड सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हैं, जिससे कि हमारे पेस्टिसाइड्स, जिससे कि हम पेस्ट को किल कर सकें, पेस्ट को किल करेंगे तो ही हमारी क्रॉप होगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है और फार्म मशीनरीज है। दिस आर व्हाट, क्या दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मॉडर्न फार्मिंग, जिसके अंदर आपके पास ट्रैक्टर से आप कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं कर रहे, फार्म मशीनरीज देयर, मतलब कैपिटल शुड बी देयर, इनपुट्स के अंदर हाई यील्ड वैरायटी सीड शुड बी देयर, फर्टिलाइजर शुड बी देयर, पेस्टिसाइड्स, अगर ये सब चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। देखो, एक जो किसान है वो दो तरीके से क्रॉप उगा सकता है, एक तो क्या करे, खुद ही खाद बनाए, खुद खाद बना के और जो नॉर्मल सीड से प्रोडक्शन करे, तो नॉर्मल सीड से कितना प्रोडक्शन होगा, मान लो थोड़ा सा प्रोडक्शन हो गया। वहीं दूसरी तरफ वो मॉडर्न फार्मिंग कर सकता है कि ट्रैक्टर से खेती करे, दूसरा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ले, फर्टिलाइजर्स भी क्या करें, फर्टिलाइजर्स भी मॉडर्न फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सेम लैंड पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा करने का एक और तरीका है, दैट इज मॉडर्न फार्मिंग, इन विच यू हैव टू यूज़ द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यू हैव टू यूज़ द फर्टिलाइजर्स, यू हैव टू यूज़ द पेस्टिसाइड, यू हैव टू यूज़ द फार्म मशीनरीज, मॉडर्न मशीनरीज, जैसे कि हो गया अपना ट्रैक्टर। एक तो बैलगाड़ी से आप क्या करोगे, खेत को जोतोगे, एक ट्रैक्टर से जोतोगे, तो ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहेगा, ट्रैक्टर, तो मशीनरी होनी चाहिए। तो दिस इज नोन एज व्हाट, कि आप छोटी सी लैंड पर आप बहुत सारा प्रोडक्शन कर पाओगे। हमने देखा था लैंड इज फिक्स्ड, तो फिक्स लैंड पे हम किस तरह से कर रहे हैं ये हम इसके अंदर समझ रहे हैं। चलिए, तो मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स क्या हैं ये हमने देखा, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होंगे, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इससे क्या डिफरेंस होता है ये हम समझ, देखो हमारे देश के अंदर 1960s तक हम क्या करते थे, हम ट्रेडिशनल फार्मिंग ही करते थे, जिसके अंदर एक किसान जो होता था वो खुद ही हल चलाता था, ठीक है, वो खुद ही खाद बनाकर, जैसे गाय का गोबर हो गया, ठीक है, काऊ डंग हो गया, उससे फर्टिलाइजर्स बनाता था, सीड्स भी नॉर्मल सीड्स यूज़ कर लेता था, ये तरह की ट्रेडिशनल फार्मिंग हमारी चल रही थी। बट आफ्टर 1960s हमने क्या देखा, हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा। ग्रीन रिवॉल्यूशन की ये कहानी है कि हमारी कंट्री के पास खाने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं थे, हम बाहर के देश जैसे अमेरिका, ठीक है, इनके ऊपर निर्भर हुआ करते थे, इनके ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो हमारी कंट्री ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, हमने सोचा कि हमको खुद को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी कंट्री के अंदर करा गया, जिसके अंदर हमारी लैंड फिक्स्ड ही थी। देखो, लैंड हमारी कंट्री में भी फिक्स्ड है ना, ऐसी लैंड जो कि उपजाऊ है और जिसके अंदर पानी की फैसिलिटीज़ है, जैसे नदन बेल्ट हो गया हमारा, तो ये लैंड फिक्स्ड थी। तो इस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करने के लिए हमको क्या है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हमने यूज़ करी, हमने मॉडर्न फार्मिंग इसके अंदर यूज़ करी, और हमने अभी देखेंगे हम, हमारे पास वीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है। अभी कोविड-19 का केस भी चल रहा है, आप सब लॉकडाउन की स्थिति के अंदर है, तो भी हमारे देश के अंदर खाद्यान्न की और फूड की कोई कमी नहीं है, फूड ग्रेन्स की कोई कमी नहीं है। आपके मिनिस्टर्स जो हैं, फूड मिनिस्टर है रामविलास पासवान, अगर आपको पता हो तो, उन्होंने अभी बयान दिया है कि हमारे पास खूब फूड है, खूब फूड ग्रेन्स हैं, अगर कंट्री का बिल्कुल लॉकडाउन 9 महीने तक भी चलता है तो हम फ्री में खाना खिला सकते हैं। तो ये क्या है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ही हुआ है। इज दिस क्लियर? तो ट्रेडिशनल सीड्स को पानी कम चाहिए होता है, बट हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, अब देखो ये क्या डिफरेंस है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के अंदर पानी ज़्यादा चाहिए होता है, नीड मोर वाटर फॉर द इरिगेशन। समझ में आ गया? तो जो नेचुरल मैन्योर थे, जो फर्टिलाइजर्स थे, वो तो क्या थे, काउडंग को अपन यूज़ कर लेते थे, बट अब जो नया फर्टिलाइजर्स होगा उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम ये देख रहे हैं, ये देखिए, हमने ये देखा कि विलेज पालमपुर जो है उसकी लैंड फिक्स्ड है भाई, उसके पास इतनी ही ज़मीन है, इसके अंदर इसको मोर प्रोडक्शन करना है। तो इसका क्या तरीका है, हाउ टू प्रोड्यूस मोर इन ए फिक्स्ड लैंड? तो हमने बताया क्योंकि 75% फैमिली एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, तो हम एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि भाई दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम 3 क्रॉप्स उगा रहे हैं एक ही ईयर के अंदर, ठीक है। सेकेंड इज, इस मल्टी क्रॉपिंग के अंदर भी अगर हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करें, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं, आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, हम बहुत सारा पानी यूज़ करें, इरिगेशन यूज़ करें, तो प्लस हम ट्रैक्टर्स यूज़ करें, ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए हम नए नए इक्विपमेंट्स यूज़ करें, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग प्लस मल्टी क्रॉपिंग इज़ अ वे आउट
to produce more in a limited land. I hope this is clear to everyone. तो हमारी कंट्री के अंदर इस तरह से ग्रीन रिवोल्यूशन आया, तब हम शिफ्ट हो गए किसकी तरफ, हम शिफ्ट हो गए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की तरफ। और 1960s के बाद हमने बहुत अच्छा प्रोडक्शन करा, हमारा प्रोडक्शन का ग्राफ भी बहुत अच्छे से बढ़ा। जहां हमारे पास पहले खाने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं हुआ करते थे, जहां हम पहले अमेरिका जैसी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहते थे, वहां हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। और ना केवल हम हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करने लगे, बट बाहर की कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट भी करने लगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। इनके ऊपर से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपको इनके ऊपर ही क्वेश्चंस आपको करना होता है, राइट। नेक्स्ट इज क्या होता है कि हाई यील्ड वैरायटी सीड से आपका क्या हुआ, हाई यील्ड वैरायटी सीड से आपने बहुत अच्छा प्रोडक्शन करा, ठीक है, बट इसके अंदर आपको इरिगेशन मतलब पानी ज़्यादा यूज़ करना पड़ा, प्लस आपको फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छे से यूज़ करने पड़े। जो फर्टिलाइजर्स क्या हैं, एक तरह से केमिकल्स ही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज, प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमने क्या करा, हाई यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई यील्ड सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, अगर ये सब चीज़ें हैं तो ही आप हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हमने इसके अंदर देखा, राइट। अब इससे कुछ समस्या भी आई, प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ गया, जहाँ पालमपुर के अंदर 1300 मतलब 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोड्यूस होता था, वहीं हाई यील्ड वैरायटी सीड से इसके अंदर 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोड्यूस होने लगे। तो यू कैन सी द मॉडर्न फार्मिंग की ब्यूटी ऑफ मॉडर्न फार्मिंग की इसके अंदर इस तरह से प्रोडक्शन हो गया, राइट। चलिए हम आगे बात करते हैं कि हमने जब ये प्रोडक्शन करा जिसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हमने यूज़ करे, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, ठीक है, बहुत सारा हमको इरिगेशन के लिए इरिगेटेड वाटर हमको यूज़ करना पड़ेगा, तो क्या लैंड इसको सस्टेन कर पाएगी? तो देखिए, अगर हम मॉडर्न फार्मिंग को अच्छे से यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो लैंड को ये डिग्रेड कर देता है। जैसे कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप पानी ज़्यादा यूज़ करोगे, पहले आप मान लो 100 वाटर यूज़ करते थे, 100 लीटर, अब आप कर रहे हो 1000 लीटर, तो 1000 लीटर पानी यूज़ कर रहे हो, तो आपकी पानी की अवेलेबिलिटी और ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वो भी कम हो जाएगी और ग्राउंड वाटर भी डिप्लीटेड हो जाएगा, वाटर टेबल आपकी नीचे चली जाएगी। तो जहाँ मॉडर्न फार्मिंग के बहुत अच्छे ये है कि प्रोडक्शन जो था हमारा 1300 से बढ़कर 3200 हो गया, पर वहीं अपन ने ये भी देखा कि इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, प्लस हमने देखा कि ग्राउंड वाटर जो था वो बहुत नीचे चला गया और वाटर टेबल डिप्लीट हो गई। हमने बहुत सारा पानी यूज़ कर लिया, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, जिसके कारण नई नई क्रॉप्स के अंदर बीमारियाँ आने लग गई, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ हो गई। केमिकल फर्टिलाइजर्स देखिए क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स जो होते हैं ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर इस तरह के मिनरल्स होते हैं जो पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व कर ले जाते हैं, ठीक है, और इमीडिएटली अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स को। तो पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो गए और पानी के साथ साथ प्लांट के अंदर होता है, पर वो क्या करते हैं, प्लांट के पास रिटेन नहीं रह पाते हैं, मतलब बहुत फॉर लॉन्ग टाइम दे कैन नॉट रिटेन विद द प्लांट, ठीक है, प्लांट उनको ग्रैब नहीं कर पाता। जैसे हम देखते हैं जी, काउ डंग जो होता है वो तो क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, दैट कैन रिटेन इन द प्लांट, बट इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, दे कैन नॉट रिटेन इन द प्लांट्स। तो क्या होता है, वो एस्केप कर जाते हैं और ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं, रिवर को भी पॉल्यूट करते हैं, लेक को भी पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलकर केमिकल जो है वो रिवर में चला गया, ग्राउंड वाटर में चला गया, लेक्स के अंदर चला गया। इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सिस्टम के अंदर। तो क्या हम समझे, हम ये समझे कि मॉडर्न फार्मिंग हम यूज़ तो कर रहे हैं। दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर टू बी फेस्ड बाय द मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग हम यूज़ तो कर रहे हैं, बस उसके अंदर जो फर्टिलाइजर हम यूज़ कर रहे हैं, दैट फर्टिलाइजर्स कैन मेक सॉइल इनफर्टाइल, सॉइल को इनफर्टाइल बना सकता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम उसके अंदर वाटर यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव वाटर, उसके कारण क्या हो सकता है, उसके कारण ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो सकता है। तो फर्टिलाइजर्स इनफर्टाइल कैसे बनाते हैं कि सॉइल के अंदर कुछ मान लो कुछ अच्छे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स डाल दी, तो पेस्ट के साथ, वीड्स के साथ, जो भी पेस्ट हैं, जो कीड़े हैं, उनके साथ साथ ये बैक्टीरियाज जो कि बहुत हेल्पफुल रहते हैं फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द
फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वो भी डाई हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, क्योंकि ये जहर है, ये पेस्ट भी खाएगा, ये बैक्टीरियाज भी खा देंगे और ये भी मर जाएंगे, जो कि दे आर गुड फॉर द फर्टिलाइजर, दे आर गुड फॉर द लैंड, लैंड के लिए जो सही थे, अच्छे लोग थे, वो भी मर गए। तो दिस इज द थिंग कि फर्टिलाइजर्स मेक द लैंड इनफर्टाइल, ये है। प्लस फर्टिलाइजर्स क्या होता है कि प्लांट्स की रूट्स में ज़्यादा रिटेन नहीं रह पाता और वो बहकर कहाँ चल जाएगा, आपके पास की नदी के अंदर, ठीक है, नदी के अंदर चल जाएगा, या फिर आपका क्या होगा, किसी पॉन्ड के अंदर चला जाएगा और वहाँ का वाटर जो है वो पॉल्यूट करेगा, बिकॉज दिस फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स आर नथिंग बट द केमिकल्स ओनली। तो हमने देखा कि भाई हमको ये इल इफेक्ट्स हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के, ठीक है। तो chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. These bacteria and microorganisms are very useful for the fertility of soil, क्योंकि क्या करते थे, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल की। ये आपको ज्योग्राफी में मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। दिस मीन्स समटाइम्स आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल एंड देन इवन बिफोर। इसलिए हमको मॉडर्न फार्मिंग के अंदर इस तरह से ज़्यादा हमको बिलीव नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मॉडर्न फार्मिंग एंड मल्टी क्रॉपिंग इज 2 वेज, ये आपको लिखना होगा। बट इनकी ही कुछ लिमिटेशंस हैं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट मॉडर्न फार्मिंग इज हैविंग सम लिमिटेशंस। तो बैक टू हम ये आ जाते हैं कि लैंड तो हम देख लिए, फिर हम देखते हैं कि भाई कैसे, इससे पहले हम क्या समझे कि लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, ये फिक्स्ड है, तो उसके ऊपर किस तरह से हमको प्रोडक्शन करना है, मोर प्रोडक्शन करना है, ये हम समझ गए। अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि जो पालमपुर विलेज है इसके अंदर क्या है, हाईली इनइक्वलिटी इज देयर प्रिवेलिंग इन द सिस्टम। तो हम सिस्टम के अंदर जो विलेज होता है उसके अंदर किस तरह से डेमोग्राफी डिवाइडेड होती है और किस तरह से इनइक्वलिटी होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो, पालमपुर के विलेज का ये एक सीन है जिसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे फील्ड्स जो हैं, छोटे छोटे फील्ड्स हैं, देख रहे हैं ना आप, कितने छोटे छोटे फील्ड्स हैं। और बड़े फील्ड्स जो हैं, जैसे ये हो गया, ये वाला फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये वाला फील्ड है। ये फील्ड्स कम नंबर में, हम इनको गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड्स ही हैं जो बड़े हैं। पर ये जो बड़े बड़े फील्ड्स हैं ना, ये बड़े बड़े लोगों के हैं, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन ले रखी है, दे आर रिच फार्मर्स। और ये जो छोटे छोटे फील्ड्स हैं आप देख रहे हैं, छोटे छोटे फील्ड्स हैं, दिस आर ऑफ द पुअर पीपल। तो हमने देखा था कि हाईली इनइक्वल सोसाइटीज़ देयर इन पालमपुर। तो इन लोगों के पास क्या है, बहुत ही छोटे छोटे फील्ड्स हैं, जबकि जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उसने बहुत सारी लैंड्स ले रखी है, किसकी, पालमपुर की मेजोरिटी ऑफ लैंड्स तो किसके पास है, कुछ चुनिंदा लोगों के पास है, और बाकी के जो मासेज हैं, जो कि इतने सारे लोग हैं, वो छोटी छोटी लैंड्स के ऊपर अपना लाइवलीहुड कर रहे हैं। So this is the distribution of cultivable land in the Palampur. You can see that कि rich farmers, जिसके पास ये बड़े बड़े फील्ड है ना, ये rich farmers के, और ये जो छोटे छोटे फील्ड्स हैं ये बहुत सारे लोगों के हैं, डिफरेंट लोगों के, और जो कि पुअर हैं। और कुछ तो क्या है इसके अंदर, लैंडलेस है, इस विलेज के अंदर लैंडलेस है, जिसके पास लैंड ही नहीं है, ठीक है। तो देखो 450 विलेजेस है, 450 विलेजेस के अंदर 150 फैमिलीज जो है SC ST दलित, वो तो लैंडलेस है, ठीक है। तो ये फैमिली तो क्या है, ये तो लैंडलेस है। 240 फैमिलीज जो है ना, उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर मतलब कि ऐसे छोटे छोटे जो फील्ड है उनके ऊपर 250 फैमिलीज हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो 150 फैमिलीज हैं वो तो क्या है, लैंडलेस है। 250 फैमिलीज हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, स्मॉल प्लॉट्स है, मतलब इनके पास तो है ही नहीं 150 फैमिलीज। दिस आर दलित पीपल, दिस आर SC ST शेड्यूल कास्ट पीपल, जो कि अपने NCERT के अंदर लिखा हुआ है। 60 फैमिलीज हैं, 60 फैमिलीज उनके पास मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड, 2 बीघा जमीन से ज़्यादा है, 2 हेक्टेयर या 2 बीघा जमीन से ये ज़्यादा है। इस तरह से इनकी डेमोग्राफी है। तो हाईली इनइक्वलिटी इज देयर, आप समझ रहे हैं। 150 फैमिलीज जो है, 450 में से 150 फैमिली के पास तो कोई लैंड ही नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये तो सिर्फ लेबर की तरह काम कर सकते हैं, फील्ड के ऊपर, है ना। 240 फैमिलीज हैं, 240 फैमिलीज के अंदर स्मॉल प्लॉट्स हैं, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड आर देयर, ठीक है, लेस देन 2 हेक्टेयर इन द साइज। 60 फैमिलीज हैं, उसके अंदर मीडियम एंड द लार्ज फार्मर है, जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड से ज़्यादा है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द विलेज नोन एज पालमपुर। हाईली इनइक्वल सोसाइटी इज देयर। तो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं ना, उनके तो खुद के फील्ड्स हैं, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के फील्ड्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े फील्ड हैं,
तो इनके अंदर क्या होता है, वो जो 150 फैमिलीज है ना, दलित फैमिलीज, SC ST फैमिलीज, वो फैमिलीज यहाँ पर वर्क करती हैं, क्योंकि इनके बड़े बड़े फील्ड हैं, ये खुद काम नहीं कर सकते। स्मॉल फार्मर्स तो खुद के फील्ड में काम ही कर लेगा, मतलब ये जिसका फील्ड होगा स्मॉल फार्मर्स वाले का, तो वो तो अपनी फील्ड में खुद ही काम कर लेगा, इतना कुछ प्रोडक्शन होगा नहीं, थोड़ा कंजम्पशन कर लेगा और थोड़ा कुछ बचेगा तो बाहर मार्केट में बेच देगा। पर इतना बड़ा फील्ड है, इसके अंदर जो काम करेंगे वो कौन होंगे, वो होंगे लैंडलेस लेबरर्स। तो लैंडलेस लेबर्स का भी बहुत प्लाइट इस चैप्टर के अंदर आपको समझाने की कोशिश की गई, जिससे कि आप सेंसिटाइज हो जाएं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक से आप सेंसिटाइज हो जाएं गरीब लोगों के प्रति, लैंडलेस लोगों के प्रति, और आपको ये समझ में आ जाए कि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर भी हाईली इनइक्वलिटी इज़ देयर, तो विलेज के अंदर भी इनइक्वलिटी होती है। इस तरह से हम इसके अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन लैंड, वो अपनी लैंड खुद ही कल्टीवेट कर लेंगे, जबकि मीडियम और लार्ज फार्मर्स होंगे उनको हायर करने पड़ेंगे फार्म लेबर्स, दे हैव टू हायर द फार्म लेबरर्स। समझ में आया बच्चों? तो ये हमने इसके अंदर देखा कि इस तरह से इनइक्वलिटीज देयर, लेबर जो है इस तरह से डिवाइड है। लैंड हमने पढ़ लिया था, लेबर हम पढ़ रहे हैं, लेबर हम पढ़ रहे हैं कि उसकी जो विलेज है उसके अंदर लेबर्स जो हैं, कुछ लेबर्स तो वो, कुछ फैमिलीज तो खुद ही लेबर की तरह यूज हो जाती हैं, कुछ फैमिलीज लेबर्स हायर करती हैं, जिनके पास लैंड नहीं है उनको हायर करती है, ठीक है। तो फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज, फार्म लेबर्स जैसे मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनकी लैंड पे काम करेंगे। फार्म लेबर्स कम्स फ्रॉम द लैंडलेस फैमिली, या फिर जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, उन्होंने अपने खेत में काम कर लिया, तो अब चलो बड़े आदमी के घर पे, बड़े सेठ के घर पे काम कर लेते हैं, ये है। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर डू नॉट हैव द राइट ऑफ देयर क्रॉप, फार्मर्स के पास तो क्या है कि राइट है, पर लैंडलेस वाला जो है वो तो यहाँ पर प्रोडक्शन ही करना है, सिर्फ काम करना है, इसका तो कोई लैंड पे राइट नहीं, अधिकार नहीं, ठीक है। तो देखो, तो हमने ये देख लिया कि फार्म लेबरर्स जो हैं उनका कोई अधिकार नहीं है उस लैंड पे, वो तो सिर्फ काम करेंगे, और बड़ा बड़ा सेठों के घर पे काम करेंगे, और सेठ जो बड़े फार्मर्स हैं उनके यहाँ पर लैंडलेस लेबरर्स काम करेंगे, या फिर इस तरह। तो अब प्लाइट ऑफ फार्म लेबर, देखो फार्म लेबर्स का क्या प्लाइट है ये समझो, क्या उनका दुख है, क्या दुख है ये समझते हैं। देखो, एक मान लो एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसका एक ए पर्सन है, ये इसका ओनर है, अब इसको अपने फील्ड पे काम कराना है, तो आपने देखा तो 150 फैमिलीज आर देयर टू वर्क ऑन दिस फील्ड, ठीक है। अब देखो 150 फैमिलीज का कंपटीशन है, तो इसने मान लो ए है ये फैमिली, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो ए से बोला कि भाई यहाँ पर काम कर लोगे, तो ए ने बोला कि सर मैं यहाँ पर काम करूँगा, बट मेरे को चाहिए 150 रुपीज़, आई वॉन्ट 150 रुपीज़। तो उसने बोला कि नहीं 150 तो नहीं दूंगा, देखो सिर्फ 100 रुपीज़ दूंगा, और 100 रुपीज़ बहुत कम थे इसके काम के पर्सपेक्टिव में। तो ये क्या कहेगा कि सर ठीक है मैं नहीं कर रहा, तो ये बी से करवा सकता है, इसके पास ऑप्शन है सी से करवा सकता है, डी से करवा सकता है, ई से करवा सकता है, एफ से करवा सकता है। मतलब इन लोगों के अंदर, इन लोगों का मास बहुत ज़्यादा है, ये लोग 150 नंबर्स के अंदर है, तो इसके पास एक पावर है कि ये क्या कर सकता है कि कम पैसे में भी काम करा सकता है, क्योंकि करना तो इसके घर पे ही काम है, तो ए नहीं करेगा तो बी करेगा, बी नहीं करेगा सी करेगा, सी नहीं करेगा डी करेगा। तो मतलब क्या है, ये ए बी सी डी ई एफ जो है 150 फैमिलीज है, इनकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम है, तो इनको लो लेबर पे भी काम इनको करना होगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ड्यू टू हैवी कंपटीशन फॉर द लेबर फार्मर्स, देखते हैं हम बहुत सारा कंपटीशन है, वो 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज का, 150 फैमिलीज के बीच में कंपटीशन है अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क एट द लोअर वेजेस। तो ये बहुत दुख की बात है कि जितना काम है उसको काम के हिसाब से पैसा होना चाहिए, बट ड्यू टू कि यहाँ पर मासेज हैं, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज हैं, यहाँ पे कंपटीशन है, तो इससे क्या है कि जो बड़ा सेठ है, जो बड़ा रिच फार्मर है, वो कम पैसे में भी काम करा रहा है लैंडलेस लेबरर्स से, क्योंकि लैंडलेस लेबरर्स को काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि वो कहीं अपने खाने के लिए या फिर डेली लाइवलीहुड के लिए भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। 6th इज कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि क्या कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल क्या चाहिए होगा कि फार्मिंग करने के लिए क्या कैपिटल चाहिए होगा, तो जो छोटा होगा, जो छोटा फार्मर है जिसकी स्मॉल लैंड्स हैं, जो मैंने आपको दिखाया था स्मॉल लैंड जिसके पास है, उसको तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसको ट्रैक्टर से क्या काम है, बिकॉज फ्रेगमेंटेड लैंड है। फ्रेगमेंटेड लैंड की मतलब लैंड छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूटी हुई है, तो इस लैंड पे ट्रैक्टर्स अगर वो ले भी आएगा तो ट्रैक्टर घुमाएगा कहाँ पर, तो स्मॉल लैंड है, तो ये तो क्या कर लेगा, मैनुअल ही कर लेगा। इसको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा, ये मनी वो क्या करेगा, मनी लैंडर से ले लेगा या फिर रिच फार्मर से ले लेगा। समझ में आ रहा है? बट रिच फार्मर्स जो है जिसके पास
बहुत बड़ा बड़ा लैंड है, 2 हेक्टेयर से भी बड़ा लैंड है, ये क्या करेगा, ये अपने यहाँ पर कैपिटल मशीनरी लेकर आएगा, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए वो लेकर आएगा। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट इन लोगों को तो नहीं है, बट इसको है। लैंडलेस को तो बिल्कुल नहीं है, लैंडलेस के पास लैंड ही नहीं है, तो वो ट्रैक्टर का करेगा क्या? समझ में आ रहा है? तो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो द मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। ठीक है, स्मॉल फार्मर के पास पैसा नहीं है, दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, या फिर मनी लेंडर से करते हैं, अगर मान लीजिए छोटा मोटा उनको कुछ करना है तो। ठीक है, दे द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इन लोन्स पे बहुत बड़ा होता है। अब ये रिच फार्मर जो होगा वो पुअर फार्मर को जो पैसा देगा, मान लीजिए 100 रुपीज़ दे, तो इसको लैंडिंग रेट पे, बहुत लैंडिंग रेट पे देता है, जैसे मान लीजिए 10%, 20%, इस रेट पर देता है। अब इस रेट पे देगा तो ये इसके लिए बहुत महंगा हो जाता है, फिर भी इस पुअर फार्मर को लेना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती, बैंक पे भरोसा नहीं होता पुअर लोगों को, तो ये सोचता है कि हमारे साहूकार से और या हमारे सेठ से ही हम इसके अंदर ले लेते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो द मनी टू अरेंज द कैपिटल। टू बोरो, दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, लार्ज फार्मर से बोरो करते हैं। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं इसके अंदर बहुत हाई होता है। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि इनको कुछ कैपिटल खरीदना होगा। मान लो छोटा ट्रैक्टर नहीं तो कोई छोटी सी कुछ मशीन जिसके अंदर क्या हो, जिससे कि ये अपनी हार्वेस्ट कर सकें, ठीक है, ग्रो कर सकें, इस तरह से स्मॉल फार्मर को चाहिए। बड़े फार्मर्स के पास तो बहुत सारा पैसा है, तो वो अपने पैसे से ही कैपिटल खरीद सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास बहुत सारा सेविंग है इनके पास, इनकी फार्मिंग से, तो दे कैन एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। ये अपने तो पैसे से ही कैपिटल खरीद सकते हैं। इज दिस क्लियर कि कैपिटल कैसे आएगा वहाँ पर, उस विलेज के अंदर कैपिटल कैसे आता है? स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो तो कैपिटल लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, रिच फार्मर्स या फिर मनी लैंडर्स के पास जाएंगे, और मनी लैंडर्स साहूकार उनसे बहुत ज़्यादा रेट के ऊपर उनको पैसा देगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न, जिसके अंदर आप जाके इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, MSMEs होता है, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको फार्मर्स का क्या अप्लाइट होता है, ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रही है NCERT। तो स्मॉल फार्मर्स को क्या करता है, रिच फार्मर्स या फिर मनी लैंडर से पैसा लेना पड़ता है, और वो पैसा उसको आगे चलकर यूज़ करना होता है, राइट। देखिए, तो अब क्या होता है, नेक्स्ट इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अब देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए एक किसान है, बड़ा फार्मर है, बिग फार्मर, उसने प्रोड्यूस कर दिया 100 kg राइस। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, 100 kg राइस प्रोड्यूस कर दिया, और उसको फैमिली के लिए चाहिए सिर्फ 2 kg राइस। अब बाकी का जो 80 kg राइस है वो उसको क्या करना पड़ेगा, ये इसका सरप्लस प्रोडक्शन है, ये सरप्लस प्रोडक्शन है। और इस सरप्लस प्रोडक्शन के अंदर से भी ये मान लीजिए 60 kg राइस तो मार्केट में बेच देता है, ठीक है, फिर भी इसके पास 20 kg राइस बचेगा, राइट। तो कभी कभार क्या होता है, सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है। तो सरप्लस कभी कभार क्या है, मतलब कि रिच फार्मर्स के पास सरप्लस प्रोडक्शन हमेशा लेता है। अब यहाँ से पैसा आएगा, 60 kg बेचा, या मान लीजिए इसने पूरा 80 kg बेच दिया, तो यहाँ से जो पैसा आएगा इसके पास, इससे वो क्या कर लेगा, मशीन खरीद लेगा, जैसे ट्रैक्टर्स है, मशीनरी खरीद लेगा, या फिर किसी को लोन दे देगा, स्मॉल फार्मर्स को लोन दे देगा। समझ गए? तो सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, मीडियम एंड स्मॉल लार्ज फार्मर्स सप्लाई वीट टू द मार्केट थ्रू दे कैन डू द, अब इससे वीट से जो पैसा आएगा उससे वो मनी लेंडिंग कर सकते हैं। ही कैन आल्सो यूज सेविंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि तेजपाल का एग्जांपल दे रखा है, वो आप इसके अंदर देख लेना। तेजपाल के पास फिक्स कैपिटल है, और वो क्या है, उसने बहुत सारे ट्रैक्टर्स भी खरीद लिए हैं अपनी मशीनरीज के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखिए, आपका ये फील्ड है, इसके अंदर 100 kg आपने प्रोड्यूस करा, उसके अंदर से 100 kg के अंदर से 2 kg जो है, 2 kg आपने यूज़ कर लिया, बचा कितना, अच्छा पहले एग्जांपल अपने 2 kg की जगह 20 kg लिख देना, तभी 80 kg बचेगा। तो बचा कितना, 80 kg अपना बचा है। अब इस 80 kg को इन्होंने क्या करा, मार्केट में बेच दिया। अब मार्केट में बेचकर इनके पास आ गया मान लीजिए 80 रुपीज़। अब ये 80 रुपीज़ इनकी क्या है, या तो ये 20 रुपीज़ का क्या करें, ट्रैक्टर खरीद लें, या फिर और 60 रुपीज़ को क्या कर दें, 60 रुपीज़ को ये मान लीजिए 30 रुपीज़ को, इसके अंदर से 30 रुपीज़ को ये मनी लेंडिंग की तरह काम कर लें कि स्मॉल फार्मर्स को बेच दें, पैसा दे दें, या और जो बचा हुआ 30 रुपीज़ उसको सेविंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रिच फार्मर्स की कहानी है, रिच फार्मर्स की कहानी है।
और पुअर फार्मर्स के पास तो सरप्लस प्रोडक्शन ही नहीं बचेगा क्योंकि वो तो छोटा फार्मर है। तो मीडियम और लार्ज फार्मर इनके पास जनरली प्रोडक्शन बचता है, तो वो मनी लेंडिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई कैपिटल खरीद लें या फिर सेविंग कर लें। ठीक है, तो सरप्लस प्रोडक्शन समझ गए, ये होता है सरप्लस प्रोडक्शन। अब देखो कुछ फार्मर्स क्या होते हैं, ट्रक्स ले लेते हैं, ठीक है, कैटल्स ले लेते हैं, कुछ बाय कर लेते हैं कैटल्स, ठीक है, कुछ अपनी शॉप्स खोल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्म एक्टिविटीज़ भी कर लेंगे और नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो अब हम ये समझते हैं कि उस विलेज के अंदर 75 लोग तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट थे। अब जो बचे हैं, कितने बचे 75 में से, जो 75% लोग थे, और 75% के बाद 25% जो है ना, वो क्या करते हैं, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर ये हम पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा फार्मिंग के अंदर हमने देख लिया क्या क्या ये यूज़ हुआ, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप, रिच फार्मर की एंटरप्रेन्योरशिप की कहाँ पर क्या खरीदना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो गई। अब हम देख रहे हैं नॉन फार्म एक्टिविटी, और नॉन फार्म एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट एक्टिविटी इज डेयरी। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि मान लो कोई रिच फार्मर था, रिच फार्मर ने क्या करा कि उसके पास बहुत सारा पैसा बच गया है, सरप्लस प्रोडक्शन हो गया 80 रुपीज़ का सरप्लस प्रोडक्शन हो गया है, तो इससे उन्होंने खूब सारे कैटल्स ले लिए। अब कैटल्स ले लिए प्लस कुछ कैटल जैसे बफेलोज और काउज, बफेलोज, ठीक है, ये गोट, ये सब चीज़ें इन्होंने ले ली। अब इससे क्या होगा, इससे इनको मिल्क भी मिल जाएगा, प्लस इनका जो एग्रीकल्चर का वेस्ट होगा, जैसे ग्रासेज होंगे, ज्वार बाजरा होगा जो बच गया होगा एग्रीकल्चर के अंदर, वो भी इनको एक तरह से कैटल फीड की तरह ये काम कर सकते हैं। तो डेयरी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट बिजनेस इन द विलेज पालमपुर। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, रायगंज जो विलेज है, बड़ा विलेज, द नियर बाय लार्ज विलेज, ठीक है, शाहपुर में भी बेच देते हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह से डेयरी का भी यहाँ पर सिस्टम चलता है। डेयरी विल काउंट इन द नॉन फार्म एक्टिविटी, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या होता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स आर देयर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर क्या है, अबाउट लेस देन 50 पीपल जो है, 50 पीपल्स आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है। तो देखो एक गांव में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हो सकता है, मान लो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री कहीं बाहर शहर के अंदर, टाउन के अंदर, तो उसको क्या होता है, उसको एक कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे मान लो स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, अब स्टील इंडस्ट्री कोई कार बनाती है, मान लीजिए कार बना रही है, तो कार के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि कार के अंदर रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कुछ बोल्ट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज इसको बनाती है। तो विलेज के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर है, ठीक है, जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, एक तरह से इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हैं, लेस देन 50 प्रोड्यूस पीपल आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इन द पालमपुर, अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग दैट वर्क्स इन द बिग फैक्ट्रीज। बिग फैक्ट्रीज के लिए तो ये एक तरह से काम नहीं करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिग फैक्ट्रीज की तरह मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, स्मॉल सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स हैं डन इन द स्मॉल स्केल्स, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। अब ये जो होता है, ये काम जो होता है वो जनरली क्या करते हैं, लेबरर्स बहुत सारे होते हैं, लेबर इंटेंसिव वर्क होता है ये स्मॉल स्केल के अंदर, तो लेबर्स, बहुत सारे लेबर्स जो हैं उसके अंदर काम होते हैं। और 150 फैमिलीज़ के अंदर से कुछ जो फैमिलीज़ हैं, लैंडलेस फैमिलीज़ हैं, वो इसके अंदर भी काम कर लेगी, ठीक है, उससे भी अपनी लाइवलीहुड। इसके अलावा कुछ शॉप्स भी हैं, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ शॉप्स भी हैं पालमपुर के अंदर। तो पालमपुर के अंदर हमने देखा कि पीपल आर इन्वॉल्व इन द ट्रेड, ठीक है, शॉपकीपर्स भी हैं, वेरियस गुड्स। आप देखते हैं गांव के अंदर एक छोटी सी शॉप होती है, दुकान होती है, जिसके अंदर बिस्किट, सोप, ऑयल, टी, ये सब चीज़ें एसेंशियल्स जो होते हैं मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बस स्टैंड के पास बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे और भी शॉप्स हैं, स्मॉल शॉप, जिसके अंदर ई टेबल्स हैं। तो ये एक हमने एक पूरा विलेज पालमपुर के बारे में हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट नॉन फार्म एक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब मान लीजिए कनेक्टिविटी तो हमने देखी थी, रायगंज से कनेक्टिविटी, तो रायगंज तक जाना है तो जीप्स आर देयर, ठीक है, ट्रैक्टर्स आर देयर, जो कि क्या करेंगे, पैसे लेकर इनको यहाँ तक पहुँचा पाएंगे। इनको ये भी इस तरह की भी फैसिलिटीज़ हैं जो कि इनका सामान भी पहुँचा देंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होगी, मान लीजिए शुगर केन है, शुगर केन को यहाँ से लेकर रायगंज तक लेके जाना है, तो ये सब चीज़ें के लिए रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ये सब भी इसके अंदर है। तो ये भी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होती है। तो दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ इन द पालमपुर दैट आर नॉन फार्म एक्टिविटीज़, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, डेयरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी होगी, राइट। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज वीडियो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने विलेज की इकोनॉमी के बारे में समझा है। होप यू एंजॉय दिस वन, दिस इज योर फर्स्ट इंट्रैक्शन विद इकोनॉमिक्स, और आपको सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन ने इसके अंदर क्लियर कर ली है। सो अधिष्ठान अकेडमी इज डूइंग द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है।
और हम इसी तरह से बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग करके, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करके आपको ये पूरा हम इकोनॉमिक्स एज वेल एज ऑल द अदर सब्जेक्ट्स हम आपको इसके अंदर पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपको हमें ज्वाइन करना है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के लिए, ठीक है, सो दिस इज़ अवर कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। इफ़ यू like this video, please hit the like button and please subscribe our channel so that you can get the more free videos on this one. So that's all for today's video. Thank you so much for listening us. Bye bye, take care, have a nice day.